अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा। आज पाकिस्तानी सियासत एक नए फेज़ में दाखिल होती नज़र आ रही है। आज मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की सियासत में, अमली सियासत में री एंट्री हो रही है। नवाज़ शरीफ साहब ने आज दुनिया न्यूज़ समेत दीगर चैनल्स को एक आधे घंटे का तवील इंटरव्यू दिया और इसमें उन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया। इसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ इस इंटरव्यू को। एक हिस्सा इसका उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ था, जिसमें इस तमाम दौर में जिसमें नवाज़ शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा ख़त्म हुई, उनको सज़ाएँ हुई, उनकी जिलावतनी हुई, इसमें जो उनको सहना पड़ा, उनकी अहलिया की वफ़ात किस तरह से हुई, फिर जब वो दोबारा से लंदन गए तो फिर उनकी वालिदा की वफ़ात हुई और दोनों को की तदफ़ीन के लिए वो पाकिस्तान आ नहीं सके। ये तमाम बातें उन्होंने बड़े दर्दमंदाना अंदाज से बयान की अपने इंटरव्यू में। दूसरा हिस्सा उनकी तकरीर का वो अदालती फ़ैसलों से मुताल्लिक़ था कि किस तरह उनको अदालती फ़ैसलों के ज़रिए नाअहल किया गया, वज़ारत उज़्मा से निकाला गया और फिर उनके मुताबिक ये साबित हो रहा है कि ये तमाम के तमाम केसेस झूठे थे, फ्रॉड थे और मरियम उसमें बाइज़्ज़त बरी होकर जा चुकी हैं। उनकी भी उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। तीसरा हिस्सा मुल्क को दरपेश मौजूदा मसाइल के हवाले से था कि मुल्क में जो माशी सूरत हाल है, इस वक्त जो महंगाई है, जो इस वक्त डॉलर की सिचुएशन है, हमारे फॉरेन रिजर्व्स की सिचुएशन है, इसके अलावा जो हमारे दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात का मामला है, खारजा मामला हैं, इन सब में अगर अबतरी है, इसमें बदतरी है, तो इसकी ज़िम्मेदारी नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि उनकी पार्टी की नहीं है, उनकी सियासत की नहीं है, इसकी तमाम ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब पर आयद होती है। सवाल यह है कि क्या नवाज़ शरीफ साहब जिस बयानिए के साथ अब दोबारा से नज़र आ रहे हैं और एक अंदाज़ा हो रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब जब पाकिस्तान अगर आते हैं या वहाँ से बैठ के ही सियासत करते हैं तो उनका क्या बयानिया होगा, क्या वो गुफ्तगू कर रहे होंगे, ये कितना सेलेबल होगा और कितना इसमें उनको कामयाबी हासिल हो सकती है। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ कर रहा हूँ। इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुबश्शिर जैदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सना बुच्चा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो भी हमारे सामने मौजूद है और तहरीक इंसाफ ये कहती है कि एक और NRO देने की कोशिश की जा रही है, जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान जो हैं वो लॉन्ग मार्च की भी तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने एक एहतजाज प्लान किया हुआ है। इरशाद भट्टी साहब, आप बताइएगा कि नवाज़ शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद आपको लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी है पाकिस्तानी सियासत में वो बड़ी कामयाबी के साथ होगी और वो जब आएंगे और जिस बयानिए के साथ आएंगे उसे लोग हाथों हाथ लेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि उन्होंने अपनी अहलिया और वालदा का जिक्र किया। अल्लाह ताला दोनों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। माएँ सांझी होती हैं सारों की और इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता, माँ और बीवी से बड़ा दुख कोई नहीं होता। तो अल्लाह ताला उनको हिम्मत और हौसला दे। दूसरी बात यह है कि क्या नवाज़ शरीफ साहब का इंटरव्यू करना चाहिए था? क्या नवाज़ शरीफ साहब का इंटरव्यू ऑन एयर होना चाहिए था? क्या नवाज़ शरीफ साहब को इस वक्त जबकि उनको अदालतें बुला रही हैं उनको इंटरव्यू देना चाहिए था? क्या जब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर कह चुका है कि जब वो सरेंडर करेंगे तो उसके बाद उनके तमाम इंसानी हकूक़ जो हैं वो बहाल हो जाएंगे, तो सरेंडर करने से पहले क्या वो ये सब कुछ होना चाहिए था और क्या हमें इस पर फिर डिस्कस करना चाहिए था? ये वो सवाल हैं जो हर बंदे के अपने अपने जवाब हैं, लेकिन ये वहाँ सवाल होते हैं जहाँ महज़्ज़ब मुआशरे हों, जमहूरियत असली हो, इखलाकियात हो, नंबर 1। अब दूसरी बात यह है कि जिस दिन इमरान खान से, वैसे तो नवाज़ शरीफ साहब की सियासत कभी भी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन जिस दिन इमरान खान हटे उस दिन नवाज़ शरीफ साहब की वापसी शुरू हो गई थी। और एजेंडा क्या था इमरान खान को हटाने का? एजेंडा ये कोई महंगाई नहीं थी, कोई बेरोज़गारी नहीं थी, कोई गुर्बत नहीं थी, कोई ये सिविलियन बालादस्ती नहीं थी, कोई वोट को इज़्ज़त दो देना नहीं था। एजेंडा था कि इमरान खान को हटाना, ख़ुद इक़्तिदार में आना, नैब ख़त्म करना, EVM ख़त्म करना और नवंबर की तकर्री, उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब की वापसी, अपने केसेस एडजस्ट करना, नवाज़ शरीफ साहब की वापसी, नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म करना, नवाज़ शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाना और उसके बाद बाकी सारे बोनस पॉइंट हैं और वो जो बोनस है वो मिल रहा है उनको और वो कर रहे हैं।
दूसरी बात तीसरी बात है, मुख्तर करके बता रहा हूँ, बड़ी लंबी बात है। तीसरी बात यह है कि आप नवाज शरीफ साहब हाउस ऑफ शरीफ इस पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का लाडला तरीन है। हमेशा उनको, सिवाय नवाज शरीफ साहब के, ये जो एक उनको नाइली हुई है ये भी ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह हालात चल रहे हैं पार्लियामेंट के कानून साजी से हो जाएगी, या वैसे जो भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। मैंने सुना था कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब और फ़ारूक एच नाइक साहब सर जोड़ के बैठे हुए और वो रस्ते निकाल रहे हैं, तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उनको हमेशा रिलीफ मिला, हमेशा। बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी कह चुकी हैं कि मैं जाती हूँ अदालत में तो मुझे नहीं रिलीफ मिलता, नवाज शरीफ जाते हैं तो उनको रिलीफ मिलता है। और वहाँ से लेकर यहाँ तक मरीम साहबा लंदन में है, नवाज शरीफ साहब लंदन में है, इसहाक डार साहब वापस वजारत ख़जाना संभाल चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा है। इसके अलावा हाउस ऑफ शरीफ को इस निज़ाम इंसाफ से और क्या चाहिए? केसेस चलते हैं तो चलते रहें। जो भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि केसेस जो है वो केसेस तो थे ही नहीं, बेसलेस केसेस थे, साजिश के तहत सजा सुनाई गई। सर अब इसको छोड़ दीजिएगा, सिवाय सिर्फ, मैं तो लंबे चौड़े हम नहीं आती, कोई जमा तफरीक नहीं करते लंबी चौड़ी। एक सिर्फ कर लीजिएगा कि एवन फील्ड केस है एक, जिसमें वो ज़मानत पे मरीम साहबा ज़मानत हो और कालदम सज़ा करा हो गई, और जिसमें नवाज शरीफ साहब अल-अज़ीज़िया और ज़मानत एवन फील्ड में हैं। ये दो पुलसरात उनको क्रॉस करने पड़ेंगे। एवन फील्ड का सवाल क्या था? सिर्फ सिंपल सा, बड़ा एक सादा सा सवाल था कि भाईजान आपने ये जो 4 फ्लैट्स खरीदे हुए हैं, ये पैसे आए कहाँ से, पैसे कमाए कहाँ से और पैसे भिजवाए कहाँ से? सिंपल सादा सवाल था, एक सिंपल सा सवाल था, जो अब तो खैर नैब की जो ये NRO इन्होंने खुद दिया है, उसके मुताबिक तो अब नैब को नहीं, नैब को साबित करना है, और वो ज़ाहिर साबित नहीं कर पाएंगे कि कौन साबित करता है कि इन्होंने पैसे कहाँ से कमाए, या हक के हैं या हलाल के हैं या हराम के हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये था कि ये पैसे कमाए कहाँ से और ये फ्लैट्स खरीदे कहाँ से। और इसमें कोई लंबी चौड़ी में मैं और आप नहीं जाते, वक्त ज़ाया नहीं करते, मैं सिर्फ सिंपल से कहता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने कहा ये हैं वो ज़राए जिनसे फ्लैट्स खरीदे, कौमी असम्बली में बाद में मुकर गए। हसन नवाज ने कहा कि मैं तो किराएदार हूँ, मुझे तो पता ही कोई नहीं है कि किराया कौन देता है, मालिक कौन देता है। मरीम नवाज साहबा और सलमान शहबाज ने कहा कि हमारी तो कोई जायदाद ही नहीं है। हुसैन ने माना, जब पनामा नीड्स आए, हुसैन नवाज साहब ने कहा कि ये फ्लैट्स हमारे थे, सिर्फ 2 जुमले, ये फ्लैट्स हमारे थे और मैंने 2005-6 में सऊदी अरब में फैक्ट्री बेची, उससे फ्लैट्स खरीदे। कतरी खत बताता है कि ये 1,20,000 दिरहम जो थे वो मियां मोहम्मद शरीफ की इन्वेस्टमेंट थी, उनके मुनाफे में ये फ्लैट्स थे और ये इनको दिए थे। आप मुझे बताएं, और मुस्लिम लीग कह रही है कि ये फ्लैट्स 93 और 95 के दरमियान खरीदे गए, पूरी पार्टी ने हमें बताया। आप मुझे बताएं कि सिंपल सी बात है, और किसी चीज़ का भी कोई बैंक रिकॉर्ड नहीं है, रसीद नहीं है, ट्रांजैक्शन नहीं है, बाकी सारे छोड़ दें, वो सारे सच्चे हैं, इन्होंने सच्चे साबित हो जाते हैं। हर 4-5 साल बाद एक लॉन्ड्री खुलती है, वो पुराने दाग मिटा देती है, नए दाग लगा देती है, 24/7 वो लॉन्ड्री चलती रहती है। हर 4 साल बाद गद्दारों की लिस्ट चेंज हो जाती है, हर 4 साल बाद। यानी आप मानते हैं कि केसेस बेसलेस नहीं थे, जेन्युइन केसेस हैं। कौन से कैसे? हुदैबिया जैसा ओपन एंड शट केस था, फ्लैगशिप से इनकी खुशकिस्मती ये निकल गए। ये जो एवन फील्ड है, इसमें भी सवाल एक ही पूछा गया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऊंटों पे पैसे गए या फैसलाबाद मगर पैसे गए। मैं इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं सना बुच्चा साहिबा के साथ। सारी कहानियां किसने, ठीक है, जी जी जी, वो कवानीन थे जिनके मुताबिक सजा हो गई। लेकिन सना बुच्चा साहिबा, अब तो कानूनी तब्दील हो चुका है, अब ये सजाएं चैलेंज भी हो रही हैं। मरियम जो है वो तो बाइज्जत बरी हो चुकी हैं। तो अब जब कानून भी तब्दील हो चुका, हालात तब्दील हो चुके, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी भी अब सामने नजर आ रही है, तो ये इन तमाम बातों को दोहराते रहना, बताते रहना, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत में? पहली बात यह कि बाय सबकी साझी होती हैं और ख़वातीन भी इज़्ज़त के काबिल होती हैं, चाहे वो ज़िंदा हों या ना हों। सिर्फ उनके जाने के बाद ही उनकी इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए, उनकी ज़िंदा होते हुए भी उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, जैसे मरीम नवाज़ साहिबा की नहीं की गई। और ये बात बड़ी क्लियर है कि उनको एज एन अपोनेंट लिया गया। औरत कार्ड का मैं कार्ड नहीं खेलूँगी, लेकिन क्योंकि माएँ साझी होती हैं तो मेरा ख्याल है ख़वातीन के लिए भी इज़्ज़त एक जैसी होनी चाहिए। खातून अव्वल जो थी फॉर्मर, उनकी और मरीम के बीच में जो फ़र्क है वो आपके सामने है। नवाज़ शरीफ साहब की जो आज
आज आपने कहा दर्दमंदाना, आपने अपनी ओपनिंग में कहा दर्दमंदाना ही होना था। दर्द भरी स्टोरी में दर्दमंदाना रवैया ही हो सकता है और तरीका इख्तियार किया जा सकता है गुफ्तगू करने का। मगर मुझे सिर्फ अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुझे कोई शिकायत है तो मेरा ख्याल है पहले तो ये है कि इंतकाम का मतलब क्या है, किस चीज़ का इंतकाम लिया और आपसे किसने इंतकाम लिया। अभी भी हम किनारों कनाइयों में क्या बात कर रहे हैं, अभी भी हम खुल के बात नहीं करते। जिन्होंने भेजा, जिन्होंने इंतकाम लिया, उनके नाम लेना, उनके नाम नहीं लेंगे। जिन्होंने वापस आके मिन्नतें करके इनको कहा आदम एतमाद ले आए, हम न्यूट्रल रहेंगे, उनका नाम नहीं लेते। इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाते हैं मुल्क का भट्टा बिठा दिया, किसने बिठाया? अदलिया ने बिठाया। इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, कानून नहीं है, और हम ये कह रहे हैं कि कानूनी कौन से कानूनी दायरा इख्तियार में आज नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की या आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों ना करें? इस मुल्क में कौन सा कानून नहीं तोड़ा गया है? अगर उनको गैर कानूनी और एक नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर यहाँ से भेजा गया और किस तरह भेजा गया, किसने भेजा, ये तमाम चीज़ें वो बताएं कि उनकी प्लेटलेट्स कैसे गिरी भी थी कि नहीं गिरी थी। वो तमाम तर चीज़ें जब तक वो रिकॉर्ड पे नहीं लेकर आएंगे, मेरे भाई इरशाद भट्टी साहब यही माशाल्लाह से जो उनकी माशाल्लाह 5 मिनट का खिताब होता है जिसमें आपको बताएंगे कितने बिलियन डॉलर्स की हुदैबिया मिल्स की और कितने रुपए और कितने फलां और कितनी पेपर मिल और क्या क्या नहीं। मेरा ख्याल है हम अवाम सुन के थक गई है। अवाम को इन डिटेल्स में मत फंसाएं, अवाम को सच बताएं। आपने करप्शन की, करप्शन कब की, पकड़े कब गए, केस कब बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, किस बुनियाद पे बनाया गया, फिर आपने उनको जब जेल में डाल दिया फिर वहां से निकाला क्यों गया, फिर क्या उनकी वाकई प्लेटलेट्स गिरी थी या नहीं गिरी थी? ये क्या गेम है? इस मुल्क में गेम ही चलता रहेगा और जो आपको निकाल के बाहर करता है उसी के बलबूते आप वापस आते हैं। आज उन्होंने नाम क्यों नहीं लिया? आज उन्होंने एक इदारे को टारगेट किया और वो था अदलिया। आप दूसरे इदारे से बना के आप वापस आएंगे, फिर आपके साथ यही होगा। खत्म तो करें, इस ड्रामे का खत्म नहीं होता क्योंकि कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। नवाज शरीफ, इमरान खान साहब इतने दिनों से लगे हुए, कभी थोड़ा सच, कभी थोड़ा ज्यादा, कभी गीदड़, कभी जानवर, कभी न्यूट्रल। भाई बात करो ना, सीधी बात करो, सीधी बात बताओ। अगर कौम के अवाम के आगे आपने दिल खोल के ही रखना है तो पूरा खोलिए ना। ये क्या एक टुकड़ा दिल का अभी खोल लेता हूँ, थोड़ा सा बाद में खोलूंगा, फिर वापस आ जाऊं। और तीसरी बात, दिल तो खुलता है उस वक्त जब इख्तियार में नहीं होते साहिबा, जब इमरान खान साहब इख्तियार में नहीं होते तब उनका दिल खुलता है, जब नवाज शरीफ साहब इख्तियार में नहीं होते मेरी गुजारिश दिल खुलता है। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मरियम नवाज साहबा जब तो पाकिस्तान में थी, नवाज शरीफ साहब नहीं बोले। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर किसी की बेटी उसकी नज़रों के सामने आती है तब वो बोल सकता है, और जब उसके मुल्क पे रहती है उसको खतरा लाहक होता है। ये एक डेंजरस जोन है। ये अगर हुआ है तो ये गलत हुआ है। और कौन है जो ये धमकियां देता है? कौन है जो मरियम के लिए थ्रेट था? किसकी धमकियों पर, किसकी वजह से आज तक मियाँ साहब ने दबान नहीं खोली? क्या वजह थी? इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए और इसको मियाँ साहब को इस पर खुद बात करनी चाहिए और आने वाले दिनों में शायद वो करें भी। मुबशिर ज़ैदी साहब, आपसे भी यही सवाल कि क्या इमरान खान साहब की अवामी मकबूलियत को सामने रखते हुए नवाज शरीफ साहब की अमली सियासत में एक मरतबा फिर एंट्री नज़र आ रही है? ये मुल्क की सियासत को पलट के रख देगी, बदल देगी? इमरान खान साहब की मकबूलियत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी? नून लीग के लिए या पीडीएम के लिए स्पेस बननी शुरू हो जाएगी? स्पेस टेक्निकली तो बन रही है, सियासी स्पेस पब्लिक में, अवाम के अंदर। देखिए, मेरे दोनों दोस्तों ने जो कुछ बयान कर दिया है, मेरे पास बहुत कम रह गया है कि मैं स्पेसिफिक्स में जाऊं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा मसूद के हमारे यहाँ जमहूरियत के नाम पे क्या खेल खेला जाता है। ठीक है, क्यों आज तक नहीं हुआ इन 75 सालों में कि एक वज़ीर आज़म भी चौथे साल में दाखिल हुआ हो अपने टेन्योर के? ठीक है, और जहाँ तक भट्टी साहब को भी पता है कि जिन्होंने नवाज शरीफ को हटाया वही इमरान खान को लाए, उन्होंने इमरान खान को हटा दिया। तो ये खेल कोई ना आज का है ना अब कोई पाकिस्तानी से ये सब कुछ छुपा हुआ है। और सना ने बहुत अच्छा कहा, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ बैठकर जो बोल रहे हैं, जब तक कोई सियासतदान उठकर चैलेंज नहीं करेगा, जो जिसे हम कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, उसका नाम ही नहीं लेगा, तो बाकी तो ये बातें हैं कि तुम ये थे, वो ये था, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। साहब, आप सना भट्टी साहब, हम सब तो बात कर लेते हैं और बहुत खुल के बात कर लेते हैं। सना का शिकवा बिल्कुल दुरुस्त है ना कि आज भी नवाज शरीफ साहब को वही लबो लहजा इख्तियार करना चाहिए था जो पहले उन्होंने इख्तियार रखा लंदन जाने के बाद।
तो बिल्कुल सही कह रही हैं वो भाई। अगर अब सवाल यह है कि अब वो चोजन वंस हैं, तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं अब उनका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जिस तरह से मरियम और नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले रोका गया, आके गिरफ्तार किया गया सिर्फ इस वजह से कि वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले। उस वक्त एक नून लीग की मकबूलियत वो थी, इमरान खान की मकबूलियत अपनी जगह थी, लेकिन इमरान खान ने भी वही गलती की, सॉरी टू से, जो उससे पहले लोग करते रहे, कि अपनी मकबूलियत के बावजूद उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल किया, और इस्टेब्लिशमेंट के कंधे की वजह से जनूबी पंजाब महाज हो गया और जो जहाज़ों में भर भर के लोग आए। तो इमरान खान ने भी तो अपनी मकबूलियत को खुद अपने हाथ से कॉम्प्रोमाइज़ किया। आज उनकी मकबूलियत दोबारा है, मैं दुआ करता हूँ वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें दोबारा, लेकिन हमारा तो यही सिलसिला है कि इस्टेब्लिशमेंट देखती है कि कौन मकबूल हो रहा है, बाद में उसके साथ जाकर के वो बैठ जाते हैं और अल्लाह खैर सल्लाह, पीछे वाले रोते रहते हैं, अपोजिशन वाले। मुझे आगे बढ़ता हूँ, एक और बात आपसे पूछने की बात कि इस वक्त तो पीडीएम की मकबूलियत इमरान खान की मकबूलियत के मुकाबले में कम है ना, तो नवाज शरीफ साहब का आज का इंटरव्यू और इसके बाद जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होंगी, और वो अगर कुछ अरसे में पाकिस्तान वापस आते हैं, तो आप सिनेरियो तब्दील होता देख रहे हैं, या अभी नवाज शरीफ साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि महंगाई, माशी मामलात मेरे ज़माने में ठीक थे, इमरान खान ने ख़राब किए। तो अब इमरान खान भी तो ये कहेंगे कि मेरे ज़माने में मईशत बड़ी अच्छी थी, महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, आपके ज़माने में ज़्यादा हो गई। उनके पास भी काउंटर नैरेटिव मौजूद है। देखिए, दोनों झूठ बोल रहे हैं। सबको पता है कि किसने मईशत बिठाई 2016 के बाद, और अब जो सूरत हाल है। मुझे बताएं, हाइब्रिड रजीम सारे इतनी तारीफ़ें कर रहे थे, भट्टी साहब भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे कि हाइब्रिड रजीम, वाह जी, एक नया कॉन्सेप्ट आया है और बड़ा ज़बरदस्त है, 1 पेज के ऊपर रहे हैं। आज से पहले कोई ऐसा 1 पेज हमने देखा ही नहीं है। क्या हशर हुआ उस हाइब्रिड रजीम का? तो हाइब्रिड रजीम के एक किरदार को आप उठा के फेंक देते हैं इमरान खान को, और बाकी किरदार वहीं के वहीं हैं, वो किसी और को उस पेज पे बिठा लेते हैं। ठीक है, तो जब तक ये किरदार नहीं उनको अकाउंटेबल किया जाएगा, तो ये तो चाहे इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो, अभी अगर देखिएगा इलेक्शंस में अगर इमरान खान आ जाते हैं तो वो उनके साथ डील कर लेंगे, फिर दोबारा से वही काम शुरू हो जाएगा। तो मेरे भाई, हमारे सियासतदानों को एक दफ़ा तो हिम्मत कर लें। आप वहाँ बैठे हुए हैं, कम से कम नाम तो ले लें। क्या जो मैं ऐसा करता हमारी हूं, अदलिया अब आप इतनी खतरनाक बातें कर रहे हैं जी। बशर भाई, मैं मुझे पता है, सवाल आप नहीं कर रहा, वक्फा ले लें, बाकी वक्फे में कर लेंगे। भट्टी साहब, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी, तो आपका इस सूरत हाल पे क्या कहते हैं कि जी सिर्फ बंदा ही तब्दील हुआ है, बाकी तो कुछ तब्दील नहीं हो रहा? नहीं, देखिए, यही तो दुख है, यही तो तकलीफ़ है जिसका सना साहबा ने अपने अल्फाज में इजहार किया, मुबशर भाई ने अपने अल्फाज में इजहार किया, मैंने अपने अल्फाज में इजहार किया है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये बनारसी ठग हैं, जीरे ब्लेड हैं, ये कभी नहीं सुधरने वाले, इनका कुछ भी खालिस नहीं है। ये जो अब इसमें से किसी को निकाल ना दीजिएगा, मैं बहैसियत मजमूई कह रहा हूँ, ये सिर्फ अपने इक़्तिदार होता है, इनके ज़ाती मफादात होते हैं और कुछ भी नहीं होता। ये ट्रक की बत्तियाँ हैं। ये मुझे बताएं, जो सना साहबा के सवाल उठाए हैं, बताएं ना, सब कुछ बताएं, क्यों नहीं बताते यार? पहले चलो आपको ये भी था कि बेटी इधर है, आप उधर हैं, आपने बहुत अच्छा किया, नहीं बोले। अब तो आप सारे उधर हैं, उसी इवन फील्ड में हैं जिसकी वजह से सज़ा हुई थी। अब बता दें, सब कुछ बताएं, नाम लें सबके, और जो उन्होंने किसी ने गलत किया है वो भी बताएं, जो आपने गलत किया है वो भी बताएं, और उस पर कौम से माजरत कर लें। यानी क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगते हैं? ये बिलावल कल तक क्या कह रहे थे कि ये पनामा लीग साईं, अभी कोई फैसला नहीं आया, पनामा लीग साईं बिलावल ने फैसला दे दिया, ये हाउस ऑफ शरीफ की 3 नस्लें चोर हैं। ये कमर जमान कायरा साहब जो थे वो पंजाबी में नज़में सुनाया करते थे, हुण की करेगा, ओए हुण की करेगा। आज वो मशीर हैं शहबाज शरीफ साहब के, और बिलावल उनके वजीर खारजा हैं। अब मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब क्या कहते होते थे जरदारी साहब को? कहाँ लटकाऊंगा तो चोरूंगा, तो घसीटूंगा, तो पेट चीरूंगा। आज साथ बैठे होते। मुझे बताएं वो गलत था, ये गलत था? सवाल सिर्फ इतना सा है, और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपने इक्तदार करना है, आपके बच्चों ने करना है, उनके बच्चों ने करना है, उनके बच्चों ने करना है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मुझे बताएं, अच्छा ये बताएं, आपकी सियासत क्या है? बताएं, क्या आपकी सियासत है तिजारत बजरिया सियासत,
या सियासत बजरिया तिजारत, दौलत बजरिया सियासत, एवन फील्ड सरे महल बजरिया सियासत, ढीलें ढीलें बजरिया सियासत, पतली गरियां चोर बजरिया सियासत, चोर दरवाजे, एनआरओ बजरिया सियासत। कल तक हम सारे कहते थे इमरान खान एनआरओ क्यों, इमरान खान तेरे पास तो ताकत ही नहीं है एनआरओ देने की, तू क्यों बात करता है। जब वो इक्तदार में थे तो इमरान खान कहता था मैं मुझसे एनआरओ मारे। आज पता चला वो सही कहता था। इमरान खान हटा, इन्होंने नैब को ऐसे खत्म किया, एनआरओ मिल गया। हमें पता, आज पता चला, और मैंने दो तरफ माजरत की उनसे कि हमें गलत थे, जैसे बाकी मामले पे रजू किया, इसमें भी कर लिया कि गलत थे। अच्छा, फिर नवाज शरीफ साहब को 2-3 जुमले नवाज शरीफ साहब को बताना चाहिए मुशर्रफ दौर में क्यों गए। हाँ, ये इसी पे आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ। मुशर्रफ दौर में कैसे वो बाहर गए, इसी सवाल पे मेरे भाई आ रहा हूं कि मुशर्रफ दौर में कैसे बाहर गए, क्यों गए बाहर। अच्छा, उसके बाद लंदन कैसे गए, वहां से सऊदी अरब से वापसी कैसे हुई पाकिस्तान में, इस बार कैसे गए, प्लेटलेट्स कैसे गिरे, लंदन जाते ही कैसे तंदुरुस्त हो गए, एक दिन के लिए इलाज ना अस्पताल हुआ, मरियम का ट्विटर क्यों खामोश हो जाता है, कभी एक्टिव हो जाता है, नवाज शरीफ साहब की लंदन में किन से मुलाकातें होती हैं, शहबाज शरीफ कहां से एक्सटेंशन लेते हैं, कहां से ये कहते हैं कि इलेक्शन से 1 महीना पहले मैं वजीर आजम और भट्टी साहब आपका पॉइंट बिल्कुल समझ में आ रहा है। मैं तो ये तमाम सवाल ये मैं मुबशर भाई साहब एक सेकंड मसूद भाई 1 सेकंड सिर्फ, तो फॉर सेल का टैग लगाए घूमते हैं ना अपने ऊपर, ये खुद भी तो जाके बैठते हैं, गेट नंबर 4 का जिक्र बार बार होता है, ये खुद भी तो जाते हैं, ये खुद ही करते हैं, ये खुद ही कहते हैं कि आइए हमें सपोर्ट कीजिए। कभी इमरान खान साहब कहते हैं, कभी नवाज शरीफ साहब कहते हैं, तो कमजोरी तो इनकी है। अच्छा भट्टी साहब, एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले बड़ी खुल के बातें की भट्टी साहब ने भी, सना ने भी, मुबशिर साहब ने भी, और जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें किसी को कोई इब्हाम भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत इसी तरह से चलती रही है, लेकिन हमारे सियासतदान, चाहे वो मौजूदा दौर हो चाहे वो माजी का दौर हो, वो खुद फॉर सेल का टैग लगाए घूमते रहे हैं। इमरान खान साहब इक़्तिदार में होते हैं तो उनका रब लहजा कुछ और होता है, इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो फिर वो यहाँ तक चले जाते हैं कि वो आवाम को खड़ा करने की बात करते हैं अपने इदारों के ख़िलाफ़, जो इंतहाई मजम्मत की बात है। नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में होते हैं तो कुछ और कहते हैं, जब बाहर चले जाते हैं, इक़्तिदार में नहीं होते तो फिर नाम ले लेकर शख्सियात की कहते हैं कि जी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा और आपसे इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन जब इक़्तिदार मिलता है तो फिर सूरत हाल बदल जाती है। सना, ये जो तमाम मामला शुरू हुआ, ख़ासतौर पर एवन फील्ड वाला, तो आप ही के प्रोग्राम का एक क्लिप जिसमें गुफ्तगू हुई वो आज तक सर्कुलेट करता है और वो शायद पहली कड़ी थी इस तमाम मामले की। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मुझे बताया तो जाए कि मुझे किस इंतकाम का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ साहब को तो नहीं समझ में आ रहा, आपको क्या समझ में आ रहा है? मईशत अच्छी थी, हालात बहुत अच्छे थे, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, उनके मुताबिक सब कुछ बहुत अच्छा था। वो अलग बात कि जाते वक्त वो कह के गए कि अब हमें IMF के पास जाना पड़ेगा वरना मईशत नहीं संभल पाएगी। क्यों नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको निकलना पड़ा इक़्तिदार से? देखिए, सच बोलना मुश्किल होता है और सच बोलने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि सच सुनने वाले भी मौजूद हों और सच सहने वाले भी मौजूद हों, और उसके बाद जो सच कह दे वो उस जिस चीज़ से गुजरता है वो उसके लिए भी तैयार है। मैं तज्जिया दे सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है सच्चाई तो आपको नवाज शरीफ साहब ही बता सकते हैं। मैं नहीं बता सकती कि उन्होंने क्या किया, मरियम नवाज साहिबा ने उस वक्त झूठ बोला या सच बोला, मेरे पास लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं है। अगर उनको बरी कर दिया गया है तो मेरा ख्याल है ये बेसलेस सी अब कोई मामला होगा। अगर तो उनको अब इंसाफ एक NRO को कहा जा रहा है तो फिर वो जो हुआ था वो किसको क्या दे रहे थे? NRO को ORN कर दें फिर? मुझे ये समझ में नहीं आता। इस मुल्क का एक ही बिगाड़ है, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, और इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है इसका मतलब है कि मार्शल लॉ है या फिर आपके कहीं और फैसले हो रहे हैं। तो वो खुल के क्यों नहीं आते सामने? मुझे ये समझ नहीं आती कि इमरान, नवाज, शहबाज, ज़रदारी, ये सिर्फ सेविंग फेस। मेरी बात सुन ले, मेरी बात जी, इस वक्त कानून तब्दील कर दिया ना, इस हुकूमत ने आने के बाद कानून तब्दील कर दिया। कानून तब्दील कर दिया तो उनको आज़ादी मिल गई, वो बरी हो गई बाइज्जत। अगर कानून पुराना वाला ही होता, वही कानून जो सब पाकिस्तानियों के लिए था, तो बरी नहीं होती।
नहीं, ये आप बहुत सादा हैं अगर आप समझते हैं कि कानून बदलने से कोई बरी हो जाता है। मतलब माजरत के साथ इस मुल्क में आप कानून बदल लीजिए, इंसाफ के तकाजे बदल लीजिए, जज तब्दील कर लीजिए, चीफ जस्टिस को ले आइए, अपनी मर्जी का ले आइए, होगा तो वही जो वो चाहते हैं। और एक इंसाफ है और एक उनकी चाहत है, और होगा वही जो उनकी चाहत है। और इस मुल्क में मेरा यही प्रॉब्लम है, कोई करप्ट है, चोर है। अब जरदारी, नवाज, शहबाज, ये सारे चोर है ना। आपने इस मुल्क को चलने दिया है, इस मुल्क में जमहूरियत चलने दी है। कहते हैं यही लोग आ जाते हैं, इन्हीं के बेटे, तो यही मोरूसी सियासत। भाई आपने एक दौर जमहूरियत का गुजरने दिया है आराम से, तसल्ली से, ताकि फिर कोई निकल के तो आए सियासत में, और तो आए। किसने ये शुरू किया था इलेक्टेबल्स की सियासत? किसने शुरू किया था? कौन इलेक्टेबल्स को आज तक चला रहा है? कौन इस वक्त कंट्रोल कर रहा है इत्तेहादियों को? कौन कर रहा है भाई? ये अल्लाह तो नहीं कर रहा ना। अल्लाह ताला तो ऊपर बैठे हैं, जो आज नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि जी अल्लाह सुब्हानो ताला का बड़ा शुक्र अदा कर रहा हूँ कि ये सब कुछ हो गया। वाकई शायद उनकी हाई लग गई है इस मुल्क को, क्योंकि वाकई ये तसलसल तो टूट ही नहीं रहा। मुसलसल हम वही करते हैं, एक ही सुराख से डसे जाते हैं, वापस उसी सुराख में जाते हैं। ये नहीं सीख सकते। मैं तो तज्जिया कर सकती हूँ ना, मैं तो पार्लियामेंट में आके लॉ नहीं चेंज कर सकती। इनके पास हुकूमतें मिली, इनको पता है इस मुल्क का प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने आके इलेक्शन EVM हटा दिए, इन्होंने ओवरसीज वोटिंग खत्म कर दी। भाई आप ये भी कर लेते कि इस मुल्क को जमहूरी तौर पर किस तरह से हमने महफूज बनाना है कि कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। नैब का कानून उड़ा देना चाहिए, बिल्कुल उड़ा देना चाहिए, क्योंकि उसकी आड़ में बहुत बिगाड़ हो रहा है और हर किसी को भुगतना पड़ा है। लेकिन मजाल है जो इनको समझ आ जाए, मजाल है जो ये समझ जाए। अपने अपने मफादात की सियासत करते करते इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये उतने ही रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई इदारा रिस्पॉन्सिबल है तो उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ये है कि ये बर्दाश्त करते हैं, खामोश रहते हैं और चुपचाप अपने मफादात देख के फैसले करते हैं। तो आपने कब सोचा अवाम के बारे में? आपने सोचा अवाम के बारे में? नहीं सोचा। क्यों सोचेंगे आप? अब आप आके बता रहे हैं जी एब्सोल्युटली नॉट, और बड़ा अच्छा दौर था मेरे यहाँ। भाई अच्छा दौर चलने क्यों नहीं दिया? उस वक्त क्यों नहीं बोले? मुझे क्यों निकाला के वक्त क्यों नहीं बताया कि मुझे इसलिए निकाला? आप एक इमरान खान जो आज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब को तो 15 साल का तो ख्वाब दिखाया गया था। उनका ख्वाब तो आपने चौथे साल में उनको उठा दिया नींद से। अब वो चिड़चिड़े नहीं होंगे तो क्या होंगे? अब हर कोई नवाज शरीफ साहब की तरह खामोश तो नहीं है, मसलियत पसंद तो नहीं है, क्योंकि ये निडर हैं, ये लीडर हैं, इसलिए निकल के बाहर आ गए हैं। और इनको ये आपे से भी बाहर हो गए हैं। और इन लोगों को देखें जो बाहर बैठे हैं, ये आपे में ही नहीं आ रहे। ना ये बोलना चाहते हैं, ना ये रहना चाहते हैं, ना ये आना चाहते हैं, ना ये मुल्क छोड़ना चाहते हैं, ना सियासत में एंट्री करते हैं, ना सियासत से खुदाफिज कहते हैं। अजीब मुसीबत में फंसाया हुआ है इस मुल्क को। आप लोग नहीं है भाई, छोड़ें, आप जाएं। आप सारे चोर हैं, सारे करप्ट हैं। भाई जमहूरियत को चलने तो किसी को तो आने दो आगे। आप हर किसी को आप उठा के ले आते हैं, हैंड पिक करते हैं। तो ये कौन है चोर लाता है? कौन है जो ये जादे को रमीन बनाता है? कौन लाता है? एक बार फिर ना मुबशिर साहब से इसको पूछता हूं। नहीं, आपका भी सवाल बजाए। और मुझे जो याद आ रहा है मुबशिर अजीज साहब, जरदारी साहब ने कहा शहबाज शरीफ साहब से क्या है जी गेम पलटते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कैसे? उन्होंने कहा बंदे मैं लेकर आता हूँ। ये खुद उनका इंटरव्यू है। फिर उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया, फिर वो सिंध हाउस हुआ, फिर वो इत्तेहादी उनके ज़मीर जाग गए, फिर उन्होंने ज़मीर की आवाज़ पर तब्दीली लेकर आ गए। और एक आइनी तरीके से मौजूदा PDM का ये भरपूर मौक़िफ़ है कि आइनी तरीके से पाकिस्तान में पहली मरतबा हुकूमत की ट्रांजिशन हुई है, इस तरह से हुकूमत तब्दील हुई है। ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ। तो ये तो खुद PDM मान रही है पहले दिन से। इसमें इदारे कहाँ से आ गए? देखिए मेरे भाई, जो इत्तेहादी थे सबको पता था वो एक फ़ोन की मार हैं, और जब उनको फ़ोन गया तो उन्होंने साइड बदल ली। इतनी सी गेम होती है हमारे वजीर आजम के लिए कि उसको इस ये आप भी ये आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। चलिए हम लोग तो बाहर बैठे हुए लोग हैं ना। जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, खुद मरियम क्या कह रही हैं, खुद पूरी PDM क्या कह रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आईनी तरीके से सब कुछ हुआ है। पाकिस्तान में पहली मरतबा तारीख बदल गई। जी बिल्कुल। सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा था वो भी तो देखा था ना मेरे भाई। या हम कह दें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिंध हाउस में जो लोग आए थे अपनी मर्जी से वो टेबलें बुक की थी, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया था। तो ये सारा वो अलग बात है कि बाद में क्योंकि इत्तेहादी पलट गए तो उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन एक हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश तो हुई, एक सबके नज़रों के सामने एक चीज़ हुई, ठीक है। और उसके बाद ये कहा गया कि वो न्यूट्रल वाले कि हम ज़रा उधर देख रहे हैं, हम इधर नहीं देख रहे, आपने जो करना है कर ले। तो अगर वो इधर नहीं भी देख रहे तो उसका मतलब इत्तेहादियों ने यही लिया कि जनाब ये हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कौन कर रहा था मुबशिर साहब?
ये तो जरदारी साहब भाई कर ये रहे तो वही थे कर रहे थे ना जो शहबाज साहब कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सामने है ना। नहीं, पीडीएम कर रही थी ना मेरे भाई, उन्होंने किया ना। अच्छा। देखो जिनको लाया गया था इमरान खान के साथ, वो वहां से पलटे, ठीक है। बिसात सारी जरदारी साहब ने बिछाई और सारा कुछ किया जिस तरीके से, तो जाहिर है इन्होंने खुद, और मैं इस बात पर अब हम क्योंकि बाहर बैठे हैं आपके मुताबिक बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर आप 1 साल चलने देते उसको तो क्या हो जाता, ठीक है। अवाम उसके खिलाफ थी, ठीक है, उनको इलेक्शन में आप हरा देते, वो एक आईनी तरीका होता। लेकिन इस तरह करके के लोगों को सिंध हाउस में रख के, तो ये अब मुझे आप अगर कोई कहेगा कि नहीं सिंध हाउस में वो नाउजुबिल्ला मिलाद में शिरकत के लिए आए थे या कोई और उनका मकसद था, तो ये तो फिर मैं भी मेरे ख्याल में सही से तजिया नहीं कर सकूंगा। हमें सबको पता है कि वो वहाँ क्यों लाए गए थे। तो एक बिसात बिछी, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं जी जी, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। और मेरी ख्वाहिश थी सना बुच्चा साहबा आखिर तक प्रोग्राम में लें, लेकिन उनकी कुछ मसरूफियात हैं, तो बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहबा आपका। मुबशिर जैदी साहब और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असर जावेद साहब भी ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खुशामदीद। अजहर जावेद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, तो जल्दी से उनसे पूछ लेते हैं और फिर इरशाद भट्टी साहब आपकी तरफ आता हूँ। अजहर साहब, नवाज शरीफ साहब ने जब आज इंटरव्यू दिया तो ऑन रिकॉर्ड तो उन्होंने नहीं बताया वो कब आ रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि पाकिस्तान वो कब आ रहे हैं और पाकिस्तान में आने के बाद उनके जो केसेस हैं उनका क्या होगा और किस तरह से वो सियासत में दोबारा शामिल होंगे, या उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की? जी मसूद साहब, बहुत शुक्रिया। जो उनका इंटरव्यू था उससे ही उनकी, मैं कहता हूँ, दोबारा अमली सियासत में का आगाज हो गया और ये पाकिस्तान वापसी की पहली कड़ी है। और उन्होंने वाज़े तौर पर आज जो स्क्रीन पे आए और बात की है, वो उन्होंने जो मनसूबाबंदी कर रखी है वतन वापसी की, और उस हवाले से आज उनका ये पहला कदम था। वापस कब आना है, क्या करना है, केसेस के बारे में ये मैं पहले भी आपसे बात हुई थी, तो उनके केसेस में जल्द उनकी जो लीगल टीम है वो रुजू भी करने जा रही है। उनके जो मरियम नवाज शरीफ, आज जो अहम बात थी उनकी टॉक की, तो मरियम नवाज शरीफ जो है वो उनके साथ बैठी हुई थी। ये भी एक बड़ा वाज़े पैगाम था कि मरियम नवाज शरीफ ही उनके साथ, और उन्होंने बड़ी तारीफ भी की। तो एक बड़ी एक वाज़े अब हिकमत अमली हमें नजर आ रही है मुस्लिम लीग नून की सियासत में और नवाज शरीफ की सियासत में, जब उन्होंने ये भी बात की कि शहबाज शरीफ साहब भी उनके मुतरफ हैं मरियम नवाज के, और पार्टी भी मुतरफ है कि जिस तरह उन्होंने पिछले 3 साल में किरदार अदा किया। तो वापसी के लिए सलाह मशवरा जारी है, लीगल टीम से जो बातचीत हो रही है, और जल्द प्रोटेक्टिव जो बेल या जिस तरह साहबदार साहब आए हैं उस तरह का कोई मामला करके जो उनको एडवाइस मिलेगी, तो मुझे लगता है कि अगले 2 माह में उनकी वापसी हो सकती है। और इस सिलसिले में तैयारियां, और ये जो इंटरव्यू था ये भी बड़ा इस लिहाज से भी अहम था कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासत है, और ख़ास तौर पे जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है इमरान खान साहब का, और जो एक अहम तकर्री भी हो रही है, तो इस बड़े वक्त में जो जैसे कह सकते हैं कि बड़ा मेला उन्होंने अपनी एंट्री कर दी है, छलांग लगा दी है, और आने वाले दिनों में हम और भी उनकी बातें सुनेंगे। उन्होंने जैसे आज अपना एक मुफस्सल बयानिया रखा 2017 से जोड़ा, जो अब उन्होंने बात की कि महंगाई नहीं थी हमारे दौर में, तो उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन का भी समझ लेके आगाज कर दिया, बात की अपनी, जो आगाज कर दिया। ठीक है, मेरे साथ ही रहिए, मेरे साथ रहिए अजहर जावेद साहब, मेरे साथ। अब इरशाद भट्टी साहब, जैसे मुबशिर जैदी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। एक चीज़ सिंध हाउस आवाम के जहनों में मौजूद है, फिर उसके बाद इस वक्त जिस तरह से केसेस सुने जा रहे हैं, नैब हो या FIA, इमरान खान साहब, उनकी जमात और नवाज शरीफ साहब के जो मुखालफिन हैं, मरकज़ी हुकूमत के मुखालफिन हैं, वो कहते हैं कि नैब हो या FIA सुम्मुम बुकमुम जाके खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं जी पासपोर्ट वापस करना है, कहते हैं जी कर दीजिए। वो कहते हैं जी फला चीज़ पे आपको कोई एतराज़ है, कहते हैं जी कोई एतराज़ नहीं है, सबूत क्या है जी, यही सबूत हैं। तो इस तरह से केसेस ख़त्म हो रहे हैं। ये एक बयानिया है, इस बयानिए का सामना होगा नवाज शरीफ साहब को, सिंध हाउस रिजीम चेंज बयानिए का सामना होगा, और ये महंगाई का सामना होगा। वही सवाल, क्या नवाज शरीफ साहब के लिए आसान होगा
फाइट बैक करना? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज मैं, यानी आज तारीख़ है 9 अक्टूबर, और 9 अक्टूबर की डेट तक, 9 अक्टूबर 2022 तक तज्जिया किया जा सकता है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या हो जाए, इसका कोई नहीं कोई उठा ले सकता कि पता नहीं क्या होना है, या कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इस वक्त, इस घड़ी तक मैं आपको बता देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब इररेलेवेंट हो गए हैं इन सारी सियासत से। इसलिए इररेलेवेंट हो गए हैं कि अब लोग सवाल करते हैं, और मुस्लिम लीग नून वाले भी जवाब नहीं दे पाते कि वो हर मरतबा क्यों, जब मुश्किल वक्त आता है, कभी सऊदी अरब चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं, उनके पास सवालों के जवाब क्यों नहीं होते, वो हर मरतबा चीट क्यों करते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं। जिस तरह से उन्होंने तारीफ की है, तो अगर वो नहीं तो मरियम तो है ना। एक फर्ज कर लेते हैं, ये सारे केसेस झूठे बनाए गए थे, फर्ज कर लेते हैं, और ये सारे केसेस झूठे बनाए गए थे, लेकिन जिस तरह इन केसों से निकला जा रहा है, कोई जिसके पास रत्ती भर भी दिमाग है वो कहता है कि ये सही निकला जा रहा है। कभी नायब तो ख़त्म ही हो गया, FIA इनके ज़ेरे अंडर आ गया, पुलिस अपनी अपनी है, तो कैसे, तो ये लिहाजा नवाज शरीफ साहब इररेलेवेंट हो गए हैं। वो क्यों जाते हैं बाहर, वो क्यों झूठ बोलते हैं, उनके पास क्यों सवालों के जवाब नहीं होते, वो हर मरतबा ढीले पतली गलियां चोर दरवाजों से क्यों आ जाते हैं। नवाज शरीफ इररेलेवेंट हो गए हैं कि इस वक्त जो बदतरीन कारकर्दगी है उनके भाई की हुकूमत की, वो उन्होंने इमरान खान, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, नवाज शरीफ, और आपका पॉइंट जो है वो बिल्कुल मेरे सामने आ गया, और मैं बरमला अंदाज में ये कहता हूँ कि मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि अब इदारे न्यूट्रल हैं। कल आर्मी चीफ ने भी कहा, तो वो सियासत से दूर हैं। नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, इमरान खान साहब का बयानिया है, अवाम है और जमहूरियत है। देखें आगे क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।